हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आपने आशा करता हूँ कि आपने जो पिछले लेक्चर में बनाता हूँ जो वीडियो डालता हूँ उनको देखते होंगे आप और उनसे कुछ ना कुछ आप जरूर सीखते भी होंगे। तो आज हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो पहले हमने क्या किया था भाई, कुछ क्वांटिटीज के बारे में बात की थी, मोशन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करें भाई हमारी जो डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे कि किस किस तरह से हम इनको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे इनकी वैल्यू आती है। तो फर्स्ट हम बात करते हुए आज का टॉपिक हमारा पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो देखो, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, जो पाथ लेंथ है मैंने टॉपिक के हिसाब से नाम लिखा है, लेकिन पाथ लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, हम इसकी जगह डिस्टेंस भी लिख सकते हैं भाई, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्यों लिख सकते हैं इसकी जगह वो मैं आपको बताऊंगा जब हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तब। तो सबसे पहले बात करते हैं पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो, पाथ लेंथ मैं आपको बता देता हूं कि पाथ लेंथ हमारे पास क्या होती है। पाथ लेंथ, तो देखो पाथ लेंथ क्या आएगी, पाथ लेंथ किसके बारे में हम बताएंगे, कैसे हम पाथ लेंथ को निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर पाथ लेंथ क्या होगी भाई, हम सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ। तो पाथ लेंथ की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो हम क्या लेंगे, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, the actual path traveled by an object, then the total length, या फिर डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस को छोड़ो, पहले लेंथ के बारे में बात करें। then the total length travel by the object is known as path length। तो देखो, the actual path traveled by an object, then the total length traveled by the object is known as path length। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट एक पाथ को ट्रेवल करता है वो, और उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, पाथ लेंथ बोल देते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है। ठीक है, तो किसी पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जाना है तो वो क्या करता है भाई, पहले यहाँ पर जाता है, यहाँ पर कोई सी पॉइंट आता है उसके ऊपर चला गया, फिर यहां से ऐसे चला गया, यहाँ पर मान लिया कोई डी पॉइंट आ गया, और फिर वो क्या करता है, इस बी पॉइंट के ऊपर आ जाता है भाई। ठीक है, तो देखो इसकी जो पाथ लेंथ होगी वो क्या होगी, मान लिया ए से लेकर सी की कितनी थी, 2 किलोमीटर डिस्टेंस थी, सी से लेकर डी की है भाई 3 किलोमीटर, और डी से लेकर बी की है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसकी टोटल पाथ लेंथ निकालनी है तो जिस पाथ को इसने फॉलो किया है उसी पाथ की हम निकालेंगे लेंथ। तो ये क्या हुआ, ए से कहां पर गया, सी के ऊपर गया भाई, तो टोटल कितनी होगी 2 किलोमीटर डिस्टेंस, प्लस सी से डी के ऊपर गया 3 किलोमीटर, प्लस डी से ए के ऊपर गया 1 किलोमीटर, तो टोटल हमारे पास कितनी होगी भाई, 6 किलोमीटर क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो यही इसकी क्या होगी, पाथ लेंथ। या फिर ये क्या करता है भाई, ए से डायरेक्ट बी के ऊपर भी तो जा सकता है, अगर माने इसकी डायरेक्ट है डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो इसकी पाथ लेंथ फिर क्या हो जाती है, 4 किलोमीटर के इक्वल आ जाती है। ठीक है, यानी ये एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करता है, यानी जिस जिस रास्ते से ऊपर जाएगा हम उसकी लेंथ को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, और फिर हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल पाथ लेंथ। अब इस पाथ लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, देखो ए से सी, सी से डी और डी से बी, ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो पाथ लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं भाई, डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो पाथ लेंथ और डिस्टेंस, या तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो जो मैंने अभी लिखी है, या फिर पाथ लेंथ को हम दूसरा किसका नाम दे सकते हैं, डिस्टेंस का नाम दे सकते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डिस्टेंस सॉरी जो डेफिनेशन होगी वो हम क्या लिखेंगे, द एक्चुअल पाथ, ट्रेवल्ड बाय, the actual path traveled by the object is known as distance।
इज नोन एज डिस्टेंस। यानी जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस। तो पाथ लेंथ हमारे पास और पाथ लेंथ और जो डिस्टेंस होती है दोनों क्या होती है भाई, एक ही क्वांटिटी होती है, चाहे आप इसको पाथ लेंथ बोल दो चाहे आप इसको डिस्टेंस बोल दो, तो दोनों की एक ही डेफिनेशन होगी। ज्यादा बेटर रहेगा आप डिस्टेंस करके इसको याद करें। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जहां जहां रास्ते से होके जाता है, जैसे एग्जांपल देता हूं, आप सुबह स्कूल जाते हो, स्कूल आप बस में जाते हो या पैदल जाते हो, तो आपकी बस कहीं पर टर्न भी करती होगी किसी गली के अंदर या रोड के ऊपर। तो अगर आप उसकी टर्न को यानी किस किस गली से वो गई है उस जो रास्ता है अगर उसकी टोटल डिस्टेंस मेजर करोगे, यानी जहां जहां से होकर जाती है उसकी डिस्टेंस मेजर करो, तो आपकी क्या होती है, डिस्टेंस बोल जाती है। आप क्या बोलते हैं उसको, पाथ लेंथ बोल देते हैं। तो पाथ लेंथ की ज्यादा बेटर रहेगा आप इसको डिस्टेंस की टर्म में याद करें और आप ये डेफिनेशन इसकी याद करेंगे डिस्टेंस की, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस नेक्स्ट आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी भाई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन the shortest distance between the initial and final point। The shortest distance between the initial and final point। तो देखो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे पहले वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, ए से वो कहां पर गया था भाई, बी के ऊपर गया था, तो वो क्या होगा, ए से पहले गया सी के ऊपर, ठीक है, फिर सी से कहां पर गया, डी के ऊपर गया भाई, फिर डी से कहां पर आया, बी के ऊपर आया, ठीक है, उसने इस पाथ को ट्रेवल किया था। तो ये तो अगर मैं ए से सी की डिस्टेंस मेजर करता हूं, फिर सी से डी की और डी से बी की, तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगी, उसकी एक्चुअल पाथ ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर वो कहीं से भी गया हो, जो उसने ए से चलना स्टार्ट किया था, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो और स्टार्टिंग, या फिर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं, इसका वही फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट बोल देते हैं, या फिर फाइनल के अलावा क्या बोल देते हैं, एंड पॉइंट भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखनी, वही फाइनल पॉइंट बोल दो या एंड पॉइंट बोल दो। तो ये मैंने क्या देखो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी, तो देखो यहां से ऊपर जाएंगे तो लेंथ, लंबी डिस्टेंस बन गई। अब सबसे छोटी डिस्टेंस कब होगी, सबसे छोटी डिस्टेंस तब होगी ना जब मैं ए से डायरेक्ट बी के ऊपर जाऊंगा, इस रास्ते से बिना किसी डायरेक्शन में टर्न किए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, चाहे रास्ते में चाहे कुछ भी आए, मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाऊंगा ए से बी की तरफ, तो ये क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ए और बी के बीच की। तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने मानी है, इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल देके, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लेते हैं भाई हमारे पास क्या है, एक ही सर्कुलर पाथ है इस तरह से, ये सर्कुलर पाथ, ये हमने इसका सेंटर मान लिया ओ, ये इसकी रेडियस है, इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट मान लिया ए, यहाँ पर मैंने पॉइंट मान लिया बी, यहाँ पर पॉइंट मान लिया सी, और यहाँ पर पॉइंट मान लिया डी, ठीक है। अब देखो कोई पार्टिकल है उसको कहां पर जाना है भाई, इस डी पॉइंट के ऊपर जाना है, ठीक है। तो देखो डी पॉइंट पे वो कैसे जा सकता है, ए से जाएगा बी पे, बी से जाएगा सी से, और सी पे जाएगा डी से, तो ऐसे चक्कर लगा के भी आ सकता है। तो ये तो क्या हुआ, उसका एक्चुअल पाथ हुआ ना भाई, जहां जहां से रास्ते से हुआ है वो एक्चुअल पाथ, तो ये तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस। अगर वो इस रास्ते से नहीं आता है और वो क्या काम चोर है, ठीक है, जल्दी नहीं चलना चाहता, वो इतना काम करेगा कुछ नहीं है, तो क्या करता है, डायरेक्ट ए से डी के ऊपर क्या कर देता है भाई, छलांग लगा देता है, डायरेक्ट ए से डी के ऊपर चला जाता है। तो ये क्या हुआ, सबसे छोटा पाथ होगा ना ए और डी के बीच का, अगर वो ए डी से ऐसे आता है तब भी ये लेंथ है, लेकिन वो ए डी से सीधा ऐसे आ जाता है, सीधा डायरेक्ट यहाँ पर कूद जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, सबसे छोटी डिस्टेंस होगी ना ए और डी के बीच की, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसकी
डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमारे पास क्या आता है, ये डिफरेंस आता है। तो मैंने एग्जांपल देख के आपको अच्छे से समझा दिया है। तो ये क्या था भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। अगर अब इसमें आपको कोई दिक्कत रहती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि देखो मैं अपनी तरफ से जो भी एग्जांपल सफिशिएंट लगते हैं, जितने भी हैं एक या दो, मैं आपको कंप्लीटली समझाने की कोशिश करता हूँ चीजों के बारे में, क्योंकि ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस चीज के बारे में और आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस आता है, कैसे कैसे इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है भाई। तो देखो अगर आपको ये दो डेफिनेशन याद हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएंगे उनको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो और अपने आप ही उनके बारे में ये बता सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, और ये सही भी है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ये हमने मान ली डिस्टेंस और यहां पर हमने क्या मान ली भाई, डिस्प्लेसमेंट। दोनों बीच में हम क्या दिखाएंगे, डिफरेंस दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले जो डिस्टेंस होती है, अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल पाथ को ट्रेवल करता है, वो क्या होती है, उसकी डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट बोल सकते हो या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोल सकते हो या स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी आप बोल सकते हो, तो जैसा भी आपको लगे। दूसरा हमारे पास क्या होती है, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और सेकंड डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो ये हमारे पास क्या होती है भाई, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो ये स्केलर कैसे होती है और ये वेक्टर कैसे होती है। स्केलर मैंने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आपके ये दिया था भाई, एग्जांपल दिया था, वो ए पॉइंट से कहां पर गया, सी पॉइंट के ऊपर चला गया, सी से कहां पर गया, डी पॉइंट के ऊपर चला गया, और डी से फिर वापस कहां पर आया, बी पॉइंट के ऊपर आया भाई। तो देखो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर आप डिस्टेंस देखते हैं तो डिस्टेंस की क्या डायरेक्शन है, ए से सी तरफ भी जा सकता है, डी के ऊपर भी चला गया, बी के ऊपर भी चला गया। तो क्या कोई इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जिस डायरेक्शन के अंदर जाना चाहता है वहां पर ये जा सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, लेकिन इसके पास क्या थी, वैल्यू थी भाई, कि ये हमारे पास 2 किलोमीटर है, ये हमारे पास कितनी है, 3 किलोमीटर है, और ये कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो सिर्फ क्या था, इनका मैग्नीट्यूड था, इसका वैल्यू थी, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी ना। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर होते क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और जिसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, तो स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हो जाएगी ना भाई। तो देखो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ना भाई, कि वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाएगी और बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन उसको मिल जाती है। तो इस वजह से वो क्या आ गई, वेक्टर क्वांटिटी। यानी देखो ये जो डिस्टेंस है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी और क्या है, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। तो ये क्या होगी, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है भाई, कि जो आपकी डिस्टेंस होती है वो क्या होगी, कैसी क्वांटिटी होगी। एंड देखो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये हमेशा इसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी डिस्टेंस की। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों वैल्यू क्या होंगी भाई, इसकी आ सकती हैं। तो देखो इसको मैं समझाता हूं, जैसे
हमने वो सर्कल वाला एग्जांपल लिया था वही ये, ठीक है। इसमें इसका सेंटर था O, तो ये था A पॉइंट, ये हमारे पास था B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट और ये हो गया D पॉइंट, ठीक है। हमारे पास ये आ गए। अगर देखो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, डिस्टेंस कब आती है, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना भाई हमारे, कि हमने नेगेटिव में डिस्टेंस ट्रेवल की हो, यानी जहां पर हम हैं वहां से डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी जिस भी डायरेक्शन के अंदर आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी डिस्टेंस की, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी आपकी। आप उसको ये थोड़ी लिखोगे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में चले हो तो आप ये नहीं बता सकते कि मैंने -1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है या -100 सेंटीमीटर या 100 मीटर मैंने ट्रेवल किया है, वो क्या होगी आपकी हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही आएगी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगी, जैसे हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट से, जैसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं भाई, ऐसे 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू क्या होती है आपकी, एक जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कोस, फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव, इसके अंदर साइन, इसके अंदर टेंजेंट और इसके अंदर कोस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अगर मान लो कोई पार्टिकल ए से बी के ऊपर जाएगा तो इस तरह से आएंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव। फिर अगर मैं ए से सी निकालता हूं तो ए से सी कैसे आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा इस पाथ के लोग, तब भी हमारे पास क्या पॉजिटिव। अगर मैं कहता हूं ए से डी के ऊपर आ जाता है तो ये क्या होगी, ये भी पॉजिटिव होगी। लेकिन देखो जो हमारे पास वेक्टर एडिशन होती है, यानी जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो हमारे पास क्या होंगी भाई, जो मैथ के जो सिंपल फंक्शन होते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उनसे हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए हम वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसी तरह यहां से जो एसी होगा, यानी हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, आई जे और के। आई जे और के यूनिट वेक्टर जब हमने वेक्टर लिए थे तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि क्या होते थे, अलग अलग एक्सिस के लोग होते थे भाई, ये एक्स एक्सिस के लोग, ये वाई एक्सिस के लोग और ये क्या होगा जेड एक्सिस के लोग। तो एक्स के लोग हुआ था आई यूनिट वेक्टर, ये हुआ था जेड और ये हुआ था के यूनिट वेक्टर। तो देखो अगर मैं क्या करता हूं आई क्रॉस जे करता हूं, यानी वेक्टर एडिशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करता हूं आई क्रॉस जे, तो किसके इक्वल आया था वही हमारे पास ये के की इक्वल आया था। अगर मैं करता हूं के क्रॉस आई या फिर के क्रॉस आई तो किसके इक्वल आया था हमारे पास, जे के इक्वल आया था। लेकिन इसके अलावा अगर मैं करता हूं आई क्रॉस के इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, माइनस जे के इक्वल आया था ना ये, ठीक है। तो यहां से वही बात है, अगर मैं ए और सी की निकालता हूं, ठीक है, ए और सी और इसके अपोजिट में मैं सी ए निकालता हूं तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी दोनों की, तो वैल्यू किस में जाएगी आपकी नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी। अब जीरो कैसे आएगी डिस्प्लेसमेंट, कोई पार्टिकल ए से चला और पूरा चक्कर लगा के ए के ऊपर ही आ गया, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस तो उसकी आ जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस के लोग, कि उसने टोटल पाथ ट्रेवल किया इसकी सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर तो हो जाएगी उसकी हमारी क्या, अगर इसकी रेडियस आर है तो 2 पाई आर तो हो जाएगी उसकी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो दिखाने के लिए क्या हुआ, आप देखो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट कहाँ था, ए के ऊपर, ए से उसने चलना स्टार्ट किया और लास्ट में कहीं कहां पर आके रुका, इसी ए पॉइंट के ऊपर। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आपके कोइंसाइड कर जाते हैं, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी है, 0, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी 0। तो ये चीज है वही कि आपकी जो डिस्टेंस होती है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है भाई, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का पाथ ट्रेवल करके जाता है, वो हमारी क्या आती है डिस्टेंस आती है। पाथ ट्रेवल के ऊपर डिपेंड करती है कि जैसा पाथ वो ट्रेवल करेगा वैसी उसकी क्या आएगी डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये हमारे किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर
डिपेंड करती है हमारी, ठीक है। ये पाथ ट्रेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये सिर्फ डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर भाई। अब देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है, चलो मैं ऊपर वाला एंगल कर देता हूं, एक दिन यहां से यहां पर लिखता हूं मैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपका फिफ्थ। तो देखो जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी, यानी कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या आएगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, यानी कि ये क्या होगी भाई, या तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी या फिर उसके, या तो उसके इक्वल हो गया फिर उससे कम होगी, लेकिन जो डिस्टेंस है या तो इसके इक्वल हो गया फिर उससे बड़ी होगी। इस पॉइंट को समझने के लिए कैसे कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप, देखो इसके लिए जैसे मान लिया एक ये पॉइंट है भाई हमारे पास ए पॉइंट, और यहां पर मैंने मान लिया आपका बी पॉइंट, ठीक है। चलो इसको रहने दो पहले, ये मान लिया भाई। अब देखो कोई बच्चा है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो कैसे गया, वही एग्जांपल लेते हैं हम, सी से सी के ऊपर गया, सी से गया भाई डी के ऊपर, और डी से गया बी के ऊपर। तो देखो ये तो थी उसकी डिस्टेंस, अगर और डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसे आएगी, ए से बी डायरेक्ट ये, ठीक है। तो देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, छोटी है, ठीक है। तो अगर एक तो ये बात होगा भाई, इसमें डिस्टेंस क्या होगी, बड़ी होगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, छोटी। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस इट इज ग्रेटर देन तो हमने यहां से दिखा दी, ठीक है। और यहां से क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, लेस देन थी। तो यहां से दोनों भाई एक पॉइंट क्लियर होगा भाई कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटी कैसे होगी और जो डिस्टेंस है वो बड़ी कैसे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल टू की बात आती तो इक्वल टू में हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक पाथ को फॉलो करता है, वो डायरेक्ट ए से बी के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इस केस में बताओ डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी, यही होगी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, यही होगी। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इस केस में क्या होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको क्या पता लगा कि जो डिस्टेंस हो या तो ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी, और यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है या तो इक्वल हो जाएगी या फिर इसमें लेस देन हो जाएगी डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने क्या दिखाया, डिफरेंस दिखाया है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, स्पीड के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखो स्पीड हमारे पास क्या होती है, देखो मैथ के अंदर आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। स्पीड हमारे पास, स्पीड को हम ऐसे दिखा देते हैं, स्पीड हमारे पास क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो हम यहां पर लिख देंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, या फिर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है भाई, स्पीड। और यहां से अगर इसकी डेफिनेशन देनी होगी तो आप क्या दोगे, इट इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है और उसमें कितना टाइम लिया है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी भाई। अब इसकी जो यूनिट होती है स्पीड की यूनिट, यहां से यूनिट क्या है, टोटल डिस्टेंस आपके मीटर और टाइम सेकंड में, तो क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगी यूनिट। और ये कैसी क्वांटिटी है आपके पास, ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी भाई, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी इसकी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी यूनिट होगी। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो आपका क्या आया था, आपको पता हो तो, स्पीड का ऊपर डिस्टेंस से डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस को हम किससे दिखाते थे, एल से, यानी मास इसके अंदर 0 है, L1 और टाइम नीचे है तो T-1 ऊपर लेके जाओगे तो
m0l1 t-1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। स्केलर क्वांटिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू द टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारे पास आती है। अब इसकी टाइप्स आती है, इसकी स्पीड की जो टाइप्स होती है वो कौन कौन सी टाइप होती है स्पीड की, तो उसके बारे में देखो टाइप्स। फर्स्ट हमारे पास आती है भाई यूनिफॉर्म स्पीड। देखो चाहे कोई भी स्पीड हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, वेरिएबल स्पीड हो, ठीक है, तो सभी का फॉर्मूला आपका सिंपल फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो क्या होती है उसकी। देखो हमारे पास इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है, s इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, हमें डेफिनेशन बनानी है। तो देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी, अगर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर अगली 5 मिनट में फिर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इसी तरह उसका टाइम इंटरवल भी सेम है, उसकी डिस्टेंस भी सेम है, तो उसकी जो स्पीड आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स या ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in equal time interval then its speed is यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसकी स्पीड को हम क्या बोल देंगे भाई, यूनिफॉर्म स्पीड बोल देंगे। ठीक है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। अब दूसरा हमारे पास आती है भाई वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का क्या मतलब होता है भाई, चेंज होते रहना, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ना हो, हर बार उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखो वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, एक चीज को वेरी करवाएंगे, या तो डिस्टेंस को कम ज्यादा करवा दो या टाइम को कम ज्यादा करवा दो। जैसे इसमें क्या था, 5 मिनट में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करा था, हर 5 मिनट में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की गई थी। लेकिन वेरिएबल स्पीड के अंदर हम क्या करेंगे, मान लो उसने पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर अगली 5 मिनट में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, फिर अगली 5 मिनट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। तो क्या हुआ, टाइम तो उसका सेम है, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है वो तो वेरी कर गई ना भाई। ठीक है, तो या तो आप टाइम को कांस्टेंट रखिए, डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर दो, या फिर डिस्टेंस को सेम रख के टाइम को कम ज्यादा कर दो। तो दोनों क्वांटिटी में से एक को वेरी करवा दो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी वेरिएबल स्पीड हो जाएगी। तो वेरिएबल स्पीड क्या होगी, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distance in equal time interval then its speed is variable speed। तो उसकी स्पीड को हम क्या बोल देंगे, वेरिएबल। और यहां से हम इसको वेरिएबल का नाम दिया ना, इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हम बोल सकते हैं भाई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि वेरिएबल स्पीड को ही हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम उसको बोल देते हैं, कि वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। आप इसके जरिए भी लिख सकते हो, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। दोनों की जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों के अंदर क्या रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड हमारी रहेगी भाई। ठीक है, अब देखो इसके बाद आती है आपकी एवरेज स्पीड। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है। तो देखो थर्ड हमारे पास आ जाती है भाई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसको हम VAV से दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी एवरेज स्पीड। देखो स्पीड को हमने फॉर्मूले के अंदर जनरल दिखाया था, S इज इक्वल टू dy/t।
इसको हम एस के बजाय वी से भी दिखा सकते हैं वी, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आएगी उसके अंदर भी बताऊंगा कि वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, तो वी ए भी हम इसके अंदर दिखा देते हैं। तो देखो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड वी ए वी, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो इसके अंदर हम बता सकते हैं इट इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना भाई, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, और टोटल टाइम कितना लिया उसने इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम हमारे पास क्या हो जाती है, तो एवरेज स्पीड हो जाती है भाई। तो देखो यहाँ से हम कैसे करते हैं, अगर इसका फर्स्ट बार आती है भाई, फर्स्ट केस हम लेते हैं इसका एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो यहाँ से लिख देता हूँ फर्स्ट केस। तो देखो हम क्या मान लेते हैं भाई, डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और उसके अंदर क्या मान लेंगे, उसकी स्पीड मान लेंगे, ठीक है। तो देखो लेट S1 S2 S3 ये क्या मान ली, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। और V1 V2 V3 ये हमने क्या मान ली भाई, स्पीड, ठीक है। देखो S1 के अंदर V1 स्पीड थी, S2 के अंदर V2 स्पीड थी, S3 के अंदर क्या थी, V3 स्पीड थी। तो यहां से हम क्या करेंगे, मैं इसका ये मिटा लेता हूं भाई डेफिनेशन वगैरह, एवरेज स्पीड। तो चलो मैं ये भी मिटा देता हूं, आपका बाद में लिख देंगे इसको। तो देखो हमने क्या मान ली भाई, टोटल डिस्टेंस मान ली और स्पीड मान ली। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आई है VAB, उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस लिख देता हूं भाई, कहीं कोई बच्चा इसको डिस्प्लेसमेंट ना ले जाए तो गलत हो जाएगा। तो यहां से देखो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डिस्टेंस तो हमारे पास है S1 S2 S3, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखो टाइम T1 की वैल्यू निकालेंगे तो टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड करके टाइम निकल जाएगा। तो S1 बाई V1 आ गया, फिर T2 की वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे पास S2 बाई V2 आ जाएगी, फिर T3 की वैल्यू आ जाएगी S3 बाई V3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से जो टोटल टाइम आएगा वो किसको जोड़कर आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो टोटल टाइम किसके इक्वल आएगा भाई, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3, जितना भी हम लेंगे तो टोटल टाइम हमारा निकल के आएगा डिस्टेंस बाई स्पीड करके हमारी, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो यहां से हमारे पास जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, S1 प्लस S2, मान लिया हम दो ही डिस्टेंस है जूम करते हैं हम, तो S1 प्लस S2 आ गया भाई। यहां से अगर दो डिस्टेंस लिए तो दोनों का ही टाइम पीरियड लेंगे, यानी T1 प्लस T2 लेंगे ना, तो T3 छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा S1 डिवाइड बाई V1 प्लस S2 डिवाइड बाई क्या होगा V2, ये आएगा भाई हमारे पास, ठीक है। अब इस साइड को क्या कर देता हूं मैं, अलग कर देता हूं भाई यहां से, ताकि आपको अच्छे से हो जाए क्लियर। तो यहां हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहां से देखो इसको आगे सोल्व करेंगे। तो अगर मैं कहता हूं भाई मेरा टाइम क्या है, वेरी कर रहा है, और जो मेरी डिस्टेंस वो क्या थी, सेम थी। तो यहां से अगर मैं ये मान लेता हूं कि S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, मैंने इसके इक्वल मान ली भाई, ठीक है। तो यहां से देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, अगर एवरेज स्पीड निकालता हूं तो S1 S S2 S डिवाइड बाई S1 S डिवाइड बाई V1 प्लस S2 भी S के इक्वल होगी डिवाइड बाई V2। तो यहां से 2 कट होगा 2S डिवाइड बाई, अगर इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, V1 V2 एलसीएम आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा S V2 प्लस S V1। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो 2S डिवाइड बाई, यहां से S कॉमन निकाल दिया मैंने, अंदर क्या बच गया भाई V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V1 V2, ये वैल्यू आ गई।
अब यहां से देखो एस से एस क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई, एस से एस कैंसिल हो गया, तो जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई भाई 2। अब ये जो v1 v2 ये ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस में v2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाती है, एवरेज स्पीड निकल के आ जाती है, किसका मेजर करके, क्या हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने डिस्टेंस मानी थी और उसकी क्या मानी थी, स्पीड मानी थी। अगर हम आपके पास डिस्टेंस और स्पीड दे रखी होगी तो उससे क्या करोगे, टाइम निकालोगे, टाइम की वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पर पुट करोगे और फिर इस फॉर्मूले को क्या करोगे, आगे कंटिन्यू करके चलोगे, ठीक है। यानी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है एवरेज स्पीड के अंदर में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, जैसे यानी देखो कोई भी चीज आए, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप हमेशा क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाला फार्मूला आपने लगाना है, वहां से टोटल डिस्टेंस निकाल दो, टोटल टाइम निकाल दो, फिर दोनों क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आप चाहे आपको कोई भी क्वांटिटी दे रखी हो, ठीक है, अगर दे रखी है टाइम दे रखा तो ठीक है, वरना उसको निकाल लो। यानी आपके तीन क्वांटिटी होती है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम, तीन में से आपको दो दी हुई मिलेगी, एक आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप उसको कैलकुलेट करके टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाले फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। एक आती हुई हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ टाइप इसकी इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम लिख देते हैं VINS, वी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इसके अंदर देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या होती है, किसी जैसे मान कोई ऑब्जेक्ट हमारा चल के आ रहा है, ठीक है, वो पहले से चल के आ रहा है, पहले से वो स्पीड या डिस्टेंस ट्रेवल करता रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर क्या करते हैं, उसकी डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस या फिर द स्पीड मेजर्ड, द स्पीड मेजर्ड at a particular instant, at a particular instant of time, particular instant of time is known as इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड हम बोल देते हैं भाई। अब जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहां से चल के आ रहा है ए पॉइंट से, ठीक है, और हम खड़े हैं यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर खड़े हैं हम, ठीक है, तो यहां से आएगा तो हमें नहीं पता वो कैसे चल के आ रहा है। फिर जब वो यहाँ पर आया तब हमने क्या किया, इसको देखना स्टार्ट किया और फिर ये कहां तक ट्रेवल करके चला गया, इस सी पॉइंट तक ट्रेवल करके चला गया। तो देखो ये पहले चल क्या रहा था, हमें से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब ये हम देखते हैं ये बी से लेकर सी तक जाने में कितना टाइम लगाएगा, तो हमने बी पॉइंट से टाइम नोट करना स्टार्ट किया, तो बी पॉइंट के ऊपर टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का टाइम तो पहले से स्टार्ट था ना, लेकिन जब हमने इसको देखा, तब हमने इसको नोट किया, तब हमने अपना टाइम स्टार्ट किया, तो हमारा टाइम तब कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर हमने क्या किया, इसको नोट करना स्टार्ट किया, तो इस इंस्टेंट के ऊपर जो इसकी स्पीड आएगी, एंड जब हमने टाइम को नोट किया तब इसकी स्पीड कितनी थी, उसको हम बोल देंगे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या होती है, v इंस्टेंटेनियस हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला, स्पीड का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और हम लिमिट लगा देते हैं टाइम के ऊपर कि जो डेल्टा टी है वो कहां से स्टार्ट होगा, आपका 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। जैसे कोई एरोप्लेन आ रहा है, आप उसको ऊपर देखते तो पहले से चल के आ रहा है, जो दूर था तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो जब वो आपको दिखाई दिया तब आपने क्या किया, उसका टाइम नोट करना स्टार्ट किया, ठीक है। उस टाइम पे उसकी स्पीड नोट की, तो वो क्या, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और आपने तब तक टाइम को नोट किया जब तक वो आपको दोबारा से दिखाई देना बंद ना होगा। तो वो जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लिया है, अगर हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपकी क्या जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे मेजर की जाती है, जो आपके स्पीडोमीटर होते हैं ना भाई, कार बाइक्स के अंदर स्पीडोमीटर, जैसे बाइक के अंदर या स्कूटी के अंदर जो स्पीड को मेजर करने के लिए जो मीटर लगा होता है,
तो वो क्या होता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। अगर एक टाइम पे आज आप बाइक को तेज चलाते हो, तेज चलाओगे तो आपकी स्पीड वाली जो नीडल होती है वो एकदम से ऊपर चली जाएगी, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आपकी स्पीड दिखाएगा, भैया आपकी स्पीड अब 60 किलोमीटर पर आवर है, आपने स्पीड कम कर दी तो एकदम से नीचे आ जाएगी, 40 पे आ गई, तो उस 2 सेकंड के बाद आपने वो क्या कर दी, रेस कम कर दी तो नीचे आ गई 40 के ऊपर, तो 2 सेकंड के इंस्टेंट के बाद आपकी स्पीड कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वो आपको क्या दिखा रहा है भाई, आपकी स्पीड के बारे में वो क्या कर रहा है, बता रहा है। तो जो स्पीडोमीटर होता है कार का, बाइक का, स्कूटर का, जो भी है, वो आपकी किस स्पीड के बारे में बताएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में आपका बता देगा भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं। इस पे हमने क्या किया भाई, पाथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के अंदर बीच में उनकी डेफिनेशन की है, डिफरेंस पढ़ा उनके बीच में, और स्पीड के बारे में पढ़ा है। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना भाई, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको की वेलोसिटी आएगी। अगर आपने ये डिस्टेंस अच्छे से समझ लेते हो, आप यूनिफॉर्म क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या होती है, तो यही चीज आपकी, यही जो टर्म होंगे आपकी दोबारा से रिपीट होंगी वेलोसिटी के अंदर, बस उसके बीच में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इनको अच्छे से आप समझ लेना। जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको मोस्टली ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देके आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ चीजों को। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई प्रॉब्लम आपको, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम क्या करते हैं भाई, आप तैयार है ना, तो तब तक के लिए आपका थैंक यू, और वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।